शुरुआत अयूब साहब आपसे करता हूं। पीओके की तो चर्चा वैसे भी बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन नेपाल में पीएम मोदी की गूंज पाकिस्तान तक पहुंची है और पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं ये करप्शन वाला इनकलाब अगर पाकिस्तान में हो गया तो क्या होगा। क्या विश्लेषण आपका? बहुत शुक्रिया। देखिए, इस वक्त जो शहबाज शरीफ है, इनकी पॉपुलैरिटी 20% मजीद कम हुई है अकॉर्डिंग टू गैलप पोल। और पाकिस्तान में इस वक्त जब हम पाकिस्तान कहते हैं तो उससे मैं कहता हूं कि पंजाब की बात हो रही है, क्योंकि बलूचिस्तान में तो एक जंग आज़ादी है और इसी तरह से जो खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ ये मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं टेररिज्म को ख़त्म करने के नाम पे, और पंजाब ही रह जाता है पीछे। तो पंजाब में सबसे पॉपुलर पार्टी इस वक्त जो है वो इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और उसका नाम ही इंसाफ है और वो करप्शन के खिलाफ ही बनी थी। तो अब ये कहना, या देखें नेपाल में भी भ्रष्टाचार था, हर जगह भ्रष्टाचार है, लेकिन वो ट्रिगर था सोशल मीडिया को बंद करना, उसने ट्रिगर किया इस सारे सूरत हाल को और लोग बाहर आए। तो ऐसा ट्रिगर जो है वो पंजाब में अभी तो हमें दिखने में नहीं आ रहा पाकिस्तान में। लेकिन मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान के हुक्मरान जो है वो जरूर इस वक्त परेशान होंगे इस बात से कि पाकिस्तान के अंदर भी नेपाल जैसी सूरत हाल जो है वो डेवलप ना हो। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि फौरी तौर पर पाकिस्तान को नेपाल जैसी सूरत हाल का सामना करना होगा। जी ठीक है। तो आरजू एक टिप्पणी आपकी भी, क्योंकि पाकिस्तान में तो इतिहास है, हिस्ट्री है। नवाज शरीफ की बातचीत कर लूं, यूसुफ रजा गिलानी की बातचीत कर लूं, इमरान खान की बातचीत कर लूं, नवाज और शहबाज दोनों पर क्या आरोप है मैं उस पर बातचीत कर लूं, तो अगर मान लीजिए जिसकी चर्चा आप जैसे कई लोग पाकिस्तान में कर रहे हैं तो वो हालात होंगे तो क्या होगा? देखें, बहुत मुश्किल है कि नेपाल जैसे हालात पाकिस्तान में हो। उसकी रीजन ये नहीं है कि यहाँ पे करप्शन नहीं है या यहाँ पे गलत काम नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ पे लोग बाहर नहीं निकलते। बहुत कम ऐसा देखने में आया है कि कोई यहाँ पर इस तरह से कोई लोग बाहर निकले हों। आपने देखा कि जो कुछ 9 मई को हुआ कि लोग बाहर निकले, चाहे सही निकले या गलत, मैं उस डिबेट में नहीं पढ़ूंगी, लेकिन उसके बाद उन्हें जिस तरीके से पकड़ा गया, उनके ऊपर जिस तरीके से केसेस चले और सजाएं सुनाई दी गई, तो उस पे डेफिनेटली लोग अब और भी पहले से भी ज्यादा थोड़ा सा मेरे ख्याल है डर गए हैं कि वो बाहर नहीं निकलेंगे। वैसे भी 78 ईयर्स में मैंने तो कभी पाकिस्तान के लोगों को बाहर निकलते नहीं देखा। थोड़ा बहुत अगर कोई निकले तो वो केपीके के लोग निकले हैं। अब थोड़ा बलूचिस्तान के लोग निकलना शुरू हुए थे, जिसके बाद इन्होंने डॉक्टर मारंग बलोच को अरेस्ट किया और अभी तक उनको जेल में ही उन्होंने रखा हुआ है। रिमांड पे रिमांड उनके दिए चले जा रहे हैं कि वो एक कह लीजिए निहत्ती लड़की से इनको इतना खौफ है इन लोगों को। इसी तरीके से अगर हम पीओके या आजाद कश्मीर की बात करें, वहां पे प्रोटेस्ट होते ही रहते हैं और उसको हमारा मीडिया दिखाता भी नहीं है और उन लोगों को भी डरा धमका के वापस भेजने की कोशिश की जाती है। लेकिन वो जो एक स्ट्रांगली जो एक आप कहते हैं ना क्राउड बाहर आता है, वो पाकिस्तान में अभी तक तो मैंने आता हुआ नहीं देखा। अच्छा, अभी तक तो आता हुआ नहीं देखा। लेकिन डॉक्टर इरशाद, जो बात अहमद अयूब साहब ने कही, जो बात आरजू ने कही, तो क्या टांगे कांपती हैं? क्योंकि नवाज शरीफ बेदखल हुए, सजा होने पर अयोग्य घोषित किया गया। यूसुफ रजा गिलानी पद पर रहते हुए उनको सजा मिल गई। इमरान खान 14 साल की जेल में है, गोपनीयता लीक घोटाले का नाम आपने दिया। नवाज शहबाज शरीफ पर अलकायदा सऊदी संबंध का घोटाला, एनआईबी की जांच भी शुरू हुई, बहुत बवाल हुआ। यह अलग बात है कि ठोस कुछ नहीं निकला, उस जांच में अभी चल ही रहा है मामला इसी तरह। बहुत शुक्रिया जी। मैं अर्ज ये करूंगा, देखिए जो आप सोच रहे हैं कि काठमांडू जैसा मेरा मुल्क एक अजीम पाकिस्तान है। सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद। इसके इदारे मजबूत हैं, इसके फौज मजबूत है, इसके लोग मजबूत है, ये जमहूरी मुल्क है। जो आप चाहते हैं कि मेरे मुल्क में जलाओ गिराओ आग लगे, जैसा कि अभी आमदू ने फरमाया कि जी 9 मई की तरह लोग निकले बाहर, तो देखिए 9 मई को चंद दहशतगर्द निकले थे जिन्होंने मेरी आर्मी की इमलाक पे, मेरे शहीद शोधा की कब्रों पे हमले किए थे, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया गया। अब जब दूसरे दहशतगर्द जो छोटे मोटे पीछे बचे हैं, उनको भी पता चल गया कि अगर वो इस तरह का वायलेंस करेंगे तो यहाँ इतना मुल्क कमजोर नहीं है, इतने इदारे कमजोर नहीं है पाकिस्तान के कि आप आकर के मेरे आर्मी के घर जलाएं, मेरे शोधा की कब्रों को जला दें और मेरे शोधा की आप तो खुद ही जला लेते हैं। मेरे जवान बात के खुद ही फट जाते हैं। आयुब साहब हंस रहे हैं, आरजू भी हंस रही है। शहीद हुए,
यार मेरा नाम देखिए, आप दूसरों के दरमियान में नहीं बोले, मुझे बोलने दें प्लीज। हाँ, मैंने कहा कि मेरे अभी एक मेजर अदनान ने शहादत कबूल की। उसने शहादत कैसे सीना तान की शहादत दी है? क्यों? कि वो एक अजीम आर्मी का अजीम सिपाही, एक अजीम फौजी था। उसने उसको जालिम आदमी को, उस सिपाही था, किस अजीम फौज का? बेगैरत फौज तुम्हारी पाकिस्तान में मौजूद है जो दहशतगर्दी कर करो, बंद करो। औरतों बात यह है कि वो जो दहशतगर्द, चंद दहशतगर्द है जिनको हमने मारना शुरू किया हुआ है, घरों के ऊपर वाटर गोले फेंकती है, ये अजीम फौज, यार इसका मुंह बंद करो यार। ये देखो ये बकवास, ये जलील फौज, ये अपनी ही आवाम के ऊपर बमबारी करने वाली फौज, ये मासूम बच्चों से होली खेलने वाली फौज। ये देखिए, जब मैं बोल रहा हूँ तो इसका काम नहीं है बीच में बोले। आप बीच में ऐसे लोगों को बिठाते हैं। जब मैं नहीं बोला तो इन्होंने भौंकना शुरू कर दिया। जो अवाम है मैं नहीं समझता कि मैं डिबेट में मारने वाली फौज, ये वो फौज जो बंद करें, के सोने का सौदा इसका मुंह बंद करें, या फिर मुझे बोलने दें, इसको बुला दें। अच्छा ठीक है, मैं सॉल्यूशन देता हूँ। नहीं, अयूब साहब के बोलने से इरशाद जी आपको बड़ी मिर्च लग गई, बड़ी दिक्कत हो गई। अयूब साहब जरा इसको 30 सेकंड बोलने नहीं दीजिए, फिर मैं आपके पास आता हूँ। मैं किसी के नहीं बोला। नहीं ठीक है, 30 सेकंड लीजिए भाई, दिया 30 सेकंड। मैं इसीलिए मैंने पूछा कि टांगे कांप तो नहीं रही हैं। मैं हकीकत बता रहा था कि पाकिस्तान या पाकिस्तान के इदारे इतने कमजोर नहीं है कि यहाँ आके कोई भी जलाओ गिराओ और मुल्क पे कब्जा कर लेगा और मेरे जमहूरी मुल्क को या मेरी ताकतवर आर्मी को या मेरे इदारों को, मजबूत इदारों को या मेरे होटल्स को या मेरे इदारों को कोई आग लगा देगा। देखें, पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है, पाकिस्तान नेपाल की तरह कमजोर हुकूमत नहीं थी। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह सेफ हैंड्स में है। देखिए, ये कह रहे हैं पाकिस्तान जो है वो सेफ हाथों में है। तो पहले ये बताएं, पाकिस्तान के सेफ हाथ कौन है? चाइना को सेफ हाथ समझ रहे हैं या अमेरिका को? क्योंकि ये डबल गेम खेल रहे हैं, तो कौन से सेफ हाथों में है? पहली तो बात ये। फिर ये कहते हैं बड़ी गैरतमंद फौज है। इससे बड़ी बेगैरत फौज कोई नहीं है जो अपनी ही अवाम बार फतह करती है। शट अप! इससे बड़ी बेगैरत फौज कोई नहीं है जो बलोचों के ऊपर कर रही है। हजारों बलोचों का जुडिशियल कत्ल कर चुकी है, हजारों बलोचों को थानों में बंद किया हुआ है, लड़कियों को, बच्चियों को इन्होंने जेलों में डाला हुआ है, वहां की मादनियात पे इनका कब्जा है। ये क्या बात कर रहे हैं? सालार नहीं है वो, पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उसको थोड़ा सही करें अपनी जुबान। हाफिज मुनीर जो है वो पाकिस्तान आर्मी का चीफ नहीं है, वो पाकिस्तान का सीईओ है जो बेच रहा है पाकिस्तान को, जिसने अभी सौदा मारा है स्टील मेटल्स, मिजूरी की अमेरिकन $500 मिलियन डालने के लिए। रुकिए, अरे सुनिए ना इरशाद, आप कितनी कदर करते हैं अपने मुल्क के लोगों की और पीओके के लोगों की, वो दिख गया इस डिबेट की शुरुआत में ही। थोड़ी सी ये डेमोक्रेसी है आपके अंदर ना, पाकिस्तान ये डेमोक्रेसी है इनके मुल्क में। मैं आता हूं आरएसएस सिंह और सुब्रो कमल जी आपके पास, लेकिन आज वो एक आईना दिखाया अमजद अयूब जी ने और उस पर इनको इतनी मिर्ची लग गई कि गालियां बकना शुरू कर दिया डॉक्टर इरशाद ने। डॉक्टर इरशाद, 2014 से यहां नरेंद्र मोदी आपके यहां 6 बार पीएम बदल गए, 6 बार। आरजू रो रहे हैं आपके। देखिए, पाकिस्तान में तो हमेशा से जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वही स्ट्रांग भी रही है और अमेरिका भी उसी को सपोर्ट करता रहा है। अगर अमेरिका ने सपोर्ट ना किया होता तो शायद इस वक्त के फील्ड मार्शल को हम लंच करता ना देखते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमेशा से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को अमेरिका ने सपोर्ट किया। और इस वक्त जो फ्लड आया है, यहाँ पर मैं आपको ये भी बताती चलूं कि जो फ्लड आया है और जो अफेक्टेड एरियाज है वहां पे गवर्नमेंट चाह रही है कि उन लोगों को रिलीफ दिया जाए कि उनके जो बिजली के बिल हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल हैं, वो माफ कर दिए जाएं। उसके लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनसे कहा है कि जी जरा आईएमएफ से इजाजत ले लीजिए, यानी आप एक मंथ का बिल जो है वो छोड़ने के लिए या उसे माफ करने के लिए आप खुद फैसला नहीं ले सकते। ये तो आपकी हालत है कि आईएमएफ के सामने नाक रगड़ रहे हैं, वर्ल्ड बैंक के आगे नाक रगड़ रहे हैं, 1-1 बिलियन के लिए हम भीख मांगते फिरते हैं और उसके बाद हम कहते हैं कि जी हमारे पास तो न्यूक्लियर वेपन है, हम तो अपने शोधा की बड़ी इज्जत करते हैं। ये वही लोग हैं ना, ये वही शोधा है, ये वही शहीद हैं जिनको हम छोड़कर आ गए थे कारगिल में, जिनको हमने एक्सेप्ट नहीं किया। चाहे कोई सी भी वॉर हुई हो, चाहे 71 हुई हो, चाहे कारगिल हुई हो, हम उन्हें छोड़कर आ गए। और यहाँ पर आके जब हमें जबरदस्ती पकड़ाया गया भारत की तरफ से
कि जी ये डेड बॉडीज ले लीजिए आप, ये आपके शोधा है, इन्होंने बहुत बहादुरी से लड़ा, तो आपने मजबूरी में वो डेड बॉडीज ली और उसके बाद आप उनके स्टैचू बना के लगा रहे हैं ठीक। और आप कह रहे हैं कि जी हम तो बड़ी इज्जत करते हैं। कौन इज्जत करेगा ऐसे लोगों की? जाहिर है कि इन्होंने खुद ये जगह अपने लिए खुद चुनी है। ठीक है, इज्जत जो है वो कर्नल कमाई आरएसएस सिंह, जाती जो है, बात आरजू ने कही है, जबरदस्ती नहीं जो बात करवाई अमजद जाती, जो अयूब जी यहाँ ने करवा कही रहे हैं। है, उससे डॉक्टर इरशाद भले इनकार कर दे, लेकिन पाकिस्तान की आम आवाम जो कुछ बोल रही है यूट्यूब पर, सबको तो ये बोलने भी नहीं देते हैं, वो ये कह रही है कुछ नहीं तो हिंदुस्तान से ही सीख लो भाई। वहां 2014 से नरेंद्र मोदी है, यहां 6 बार बदल दिए, एक को तो अदालत ने अयोग्य घोषित कर दिया, 2 अपना टर्म पूरा नहीं कर पाए, बीच बीच में कभी इधर भागे, कभी लंदन भागे, कभी इंग्लैंड भाग रहे हैं। देखिए, जो हम पूरी दुनिया में और अपने सब कॉन्टिनेंट में इस तरह के जो पावर टेक ओवर्स देख रहे हैं, तो ये हमारे सब कॉन्टिनेंट में इसकी शुरुआत पाकिस्तान से ही शुरू हुई है। ये या कह सकते हैं श्रीलंका से टू अ सर्टेन एक्सटेंट, लेकिन इमरान खान को एक इलेक्टेड लीडर जिसको सबसे ज्यादा से मैनिपुलेशन करके, मैं कोई इमरान खान का बहुत बड़ा मतलब उसके पॉलिटिक्स का फैन नहीं हूं, लेकिन ये शुरुआत तो हुई थी, लोग सड़कों पे निकल गए थे, कोर कमांडर का घर सैक किया गया था। स्केल नेपाल से थोड़ा कम होगा, लेकिन ये आपने कभी सुना है किसी कोर कमांडर के घर को सैक कर दिया गया? तो वहां तो हो चुका है ये सब। हाँ, स्केल में कुछ थोड़ी वो स्केल थोड़ी कम होगी उसकी। तो आज वो जेल में, जिसके पास सबसे ज्यादा सीटें हैं वो जेल में है। सो दिस इज ये जमहूरियत है। दूसरी बात, आप जो नेपाल में, आपको एक बात मैं बता दूं कि ये क्यों होता रहेगा पाकिस्तान में और नेपाल में और बाकी जैसे वहां बांग्लादेश में हुआ। जो भी मुल्क अपने बुनियादी ढांचे से जो अलग गया वो कभी नहीं संभलेगा, वो तड़पता रहेगा। उसी तरह से नेपाल का आई डेयर से कि क्योंकि वहां जो नेपाल एक कंट्री एज अ कंट्री किसने बनाया था? पृथ्वी नारायण शाह ने। व्हाट वाज द यूनिफाइंग? 240 साल का मोनार्की प्रेडिकेटेड ऑन, मतलब एक हिंदू किंगडम, उसको अलग कर दिया आपने। तो हालात ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, ठीक है। मुझे ये जो क्रांति देख रहे हैं आप, इससे कोई बहुत ये नहीं है जी। अगर करप्शन के खिलाफ इनको लड़ना होता तो ये बैंक नहीं लूटते। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। बैंक नहीं लूटते, जाकर मोबाइल का टावर नहीं उड़ाते, और इसीलिए सुब्रो दत्ता जी, ये बात डॉक्टर इरशाद को नहीं समझ में आ रही है कि भाई आप जड़ों से समझौता है और वो हिल जाएंगे। और इसीलिए यहां पर 2014 से नरेंद्र मोदी हैं, जो आता है वो कुछ समय रहता है। कांग्रेस ने शासन किया तो लंबे समय तक शासन किया, नरेंद्र मोदी चला रहे हैं सत्ता तो लंबे समय से चला रहे हैं, तीसरा टर्म है, लेकिन पाकिस्तान में एक टर्म पूरा नहीं होता है। और यही वजह, जरा वो तस्वीर डाल दीजिए सुब्रो कमल जी, जरा वो तस्वीर भी पीछे डालिए, कैसे नेपाल का जो युवा है वो कह रहा है कि नरेंद्र मोदी जैसा। बांग्लादेश एक जीता जागता उदाहरण है, क्योंकि बांग्लादेश में ज्यादातर बांग्लादेश आजाद होने के बाद मिलिट्री शासन रहा है और डेमोक्रेसी जब भी लाने की कोशिश की गई है तख्ता पलट हुआ है बांग्लादेश में। नेपाल एक बहुत ही सक्षम एक राजशाही था और सनातनी संस्कृति के आधार पे एक सक्षम राजशाही रहा है, एक प्रिंसली किंगडम रहा है। उसको जिस हिसाब से उखाड़ के आपके डीप स्टेट और चीन और पाकिस्तान के षड्यंत्र के चलते जिस हिसाब से अस्थिरता फैला के उखाड़ के फिर उसके बाद एक इम्पोज डेमोक्रेसी इम्पोज करने की कोशिश की है, उसी का नतीजा है और दुर्दशा है कि आज नेपाल में इस तरह की चीजें हो रहा है। म्यांमार में आप देख लीजिएगा, म्यांमार में भी यही हालत है, क्योंकि डेमोक्रेसी म्यांमार में कभी रहा नहीं है। अफगानिस्तान का तो बात ही मत कीजिए, क्योंकि अफगानिस्तान में तो डेमोक्रेसी नाम का चीज कुछ है ही नहीं है। मालदीव्स में भी यही सारी चीजें हुआ है, और वो इसलिए होता है क्योंकि वहां पे डेमोक्रेटिक रूट्स जड़ तक है ही नहीं। पाकिस्तान एक यूनिक केस है। पाकिस्तान इसलिए यूनिक केस है क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक पॉलिटिकल कॉन्ग्लोमरेट है, वो नेशन भी नहीं है, एक पॉलिटिकल कॉन्ग्लोमरेट है, लूज पॉलिटिकल कॉन्ग्लोमरेट। और इसलिए बलूचिस्तान लगभग आजाद हो गया है, खैबर पख्तून लगभग आजाद हो गया, सिंध देश लगभग आजाद हो गया है। गुलाम कश्मीर, जिसको ये लोग आजाद कश्मीर कहते हैं, मैं उसको पाक गुलाम कश्मीर कहता हूं। गिलगित बल्तिस्तान, वहां पे भी भारत के तिरंगा लोग
लेके सड़कों पे निकलते हैं, न मोदी जी के नारे लगाते हैं, जैसे नेपाल में हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि आप जब एक थियोक्रेटिक स्टेट को इम्पोज करने की कोशिश करते हो, अपने सारे कल्चरल इथोस को ध्वस्त करते हुए, और वो भी एक वाहिबी फॉर्म ऑफ इस्लाम लेड बाय द पंजाबी पख्तून, तो नेचुरल है कि वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा ठीक है। सिंधियों को, डॉक्टर इरशाद, या फिर 4 लोगों की बातें कुछ आपको समझ में आ रही है, या किसी और को शो में जोड़ूं आपको समझाने के लिए कि क्यों पाकिस्तान में हालात बिगड़ सकते हैं, क्यों नरेंद्र मोदी जैसे नेता की वहां पर भी लोग डिमांड करते हैं? कुछ बातें आपको समझ में आ रही है? देखिए, मैं मुझे मालूम है कि मैं बोलूंगा तो 3-4 में से एक जरूर चीखे मारेगा। बात ऐसा है कि नरेंद्र मोदी से तो अभी हिंदुस्तान के लोग भी जान छुड़ाना चाहते हैं। आप क्या बात करते हो कि नेपाल वाले लोग चाहते हैं और कौन सा मुल्क चाहता है? अभी आप सिर्फ अरे डॉक्टर इरशाद, जरा वो तस्वीर रखिए, डॉक्टर इरशाद को बोलने दीजिए। और डॉक्टर इरशाद, जरा ये तस्वीर देखिए भाई। हम या इसको बोलने दें या मुझे बोलने दें। आप इसका मुंह बंद करें, मैं दरमियान में नहीं बोल रहा हूँ किसी के। मैं चाह रहा हूँ डिबेट बेहतरीन तरीके से हो। अगर आपने डिबेट करनी है, अगर ऐसे भौंकने वाले बिठाने हैं तो इनको भुकाए। मैं बंद कर देता हूँ अपना कैमरा और आप इनको बोल अजय, डॉक्टर इरशाद, आपको अमजद अयूब जी से इतनी दिक्कत क्यों है? एक मिनट, नहीं एक मिनट, ये अमजद अयूब साहब से आपको इतनी दिक्कत क्यों है डॉक्टर इरशाद? अमजद अयूब के दरमियान में मैं नहीं बोला तो अच्छा, नहीं, वो भी आपके दरमियान में नहीं बोलेंगे। मैं ये पूछ रहा हूँ, आपको अमजद अयूब से इतनी दिक्कत क्यों है? क्योंकि इनको आईना मैं दिखाता हूँ, इनको आईना। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मैं ये कहता हूँ, जिस तरह बाइज्जत तरीके से एहतराम मैं लोगों का करता हूँ, मैं सबका एहतराम आप एहतराम करते हैं, आप मुझे कह रहे हैं। आप पे लानत है, आपको तमीज नहीं है बात करने की। आप पता नहीं सड़क छाप किस्म के आदमी हैं, कहां से उठ के आ जाते हैं नेशनल टीवी पे। आपको पहले आप भौंक लें। 18 साल से 30 साल की उम्र के जो पांडे जी, अगर इस तरह के अच्छा चलिए, मैं इससे सोल्यूशन देता हूं डॉक्टर इरशाद, मैं सोल्यूशन देता हूं। 30 सेकंड अमजद अयूब जी, फिर 1 मिनट डॉक्टर इरशाद बोलेंगे। अमजद अयूब जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए जो बोल रहे थे आप। देखें, पहले तो 5 सेकंड में ये कहूंगा, इनके लिए एक शेर अर्ज करूंगा कि हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज गुफ्तगू क्या है। एक सड़क छाप आदमी से यही लैंग्वेज की मुझे तवक्को है। अब मैं आपको बताता हूं, बाकी जो 10 सेकंड रह गए हैं, कि इंडिया में नेपाल वाला सिस्टम नहीं आएगा जिस तरह ये वहां पे लोग बाहर आए हैं और तख्ता पलट किया है। क्योंकि इस वक्त की जो रिपोर्ट है इप्सोस की, वो उसके मुताबिक 18 साल से 30 साल की उम्र के जो यूथ है, उसमें मोदी जी की अप्रूवल रेटिंग 75% है। समझ रहे हैं ना? 75% है। और ये 2023 में 66% थी, जो अब 75% पे आ गई है। तो मुझे इनकी समझ नहीं आती, ये मेरा मुल्क भाई, ना तेरा मुल्क ना मेरा मुल्क। ये पाकिस्तानी फौज का और फौजी जर्नैलों का मुल्क है। हाँ, तुम्हें कोई 2 टुकड़े उन्होंने डाल दिए होंगे, वो उससे तुम खुश हो। डॉक्टर इरशाद, ठीक है, डॉक्टर इरशाद को सुन लेते हैं, एक मिनट दीजिए उनको। अभी मैंने इनके दरमियान बिल्कुल नहीं बोला, मैंने बिल्कुल नहीं, ठीक है अमजद जी, आप भी सुनिए इनको पहले। हाँ, बोलिए। पहले इन्होंने मुझे कहा सड़क छाप। आप इनको स्क्रीन पे रखिए और मुझे रखिए, देखिए कि सड़क छाप शक्ल से कौन लग रहा है, हुलिये से कौन लग रहा है। वो लोग बताएंगे। लोगों से वोटिंग करवाइए चैनल पे कि कौन स्टूपिड लग रहा है और कौन इंसान का बच्चा लग रहा है। मैं आरजू जी से ही पूछ लूंगा। देखे, आप वोटिंग कराइए अपने लोगों से कि सड़क छाप लग कौन रहा है, चेहरे से, कपड़ों से, शक्ल से। मैं आरजू से पूछ लूंगा अभी अपने तरीके। दूसरी बात, अभी बात कर रहे थे कि ये मेरा मुल्क ना तेरा मुल्क, ये मेरी आर्मी का मुल्क। मैं ये कहता हूं कि मेरी पाक आर्मी मेरे पाकिस्तान की आर्मी है, वो हाफिज पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान के लिए शहादतें देते हैं, वो पाकिस्तान के लोगों की हिफाजत करते हैं। देखे ये बॉम्ब पड़ाना, देखे ये प्रॉब्लम है। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि को जब बुलाते हैं मुझे ना। अरे प्लीज डॉक्टर इरशाद मत करिए भाई। दरमियान में फिर सड़क छाप कौन है? आप खुद साबित कर देते हैं, गाली देते हैं। तो डिबेट में अगर कोई काउंटर आपको ज्यादा इंटरप्ट कर रहा है तो आप बोलिए, मैं रोकूंगा उसको। लेकिन अगर आप संसदीय भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो आप बताएंगे कि फिर सड़क छाप आप हैं। चलिए ठीक है, अमजद अयूब साहब, 1 मिनट इनको इंटरप्ट मत करिए, बोलने दीजिए। बोलिए। इन्होंने मुझे सड़क छाप कहा, मेरी आर्मी को बुरा कहा, मैं नहीं बोला। मेरे अंदर सब्र है, मैंने इंसानियत दिखाई, लेकिन इनके अंदर इंसानियत है नहीं। जब मैं बोलने लगता हूँ एकदम दरमियान में बोलिए रोक दिया उनको, कुछ। अरे बोलिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी आर्मी, मेरे पाकिस्तान की आर्मी, मेरी आर्मी में मेरे पाकिस्तान के बच्चे, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे बेटे, जवान,
जिन्होंने सबक सिखाया हिंदुस्तान को, भुगाया हिंदुस्तान की फौज को, सिंदूर लगाया हिंदुस्तान की फौज के हर जगह जहां वो लगा सकते यही थे चूरन बेचते सिंदूर, हैं इरशाद। और भागने पे मैं आपसे क्या चर्चा कर रहा हूं? नहीं, डॉक्टर इरशाद, यही दिक्कत है भाई। मजबूर किया डॉक्टर इरशाद, यही दिक्कत है आपकी, आप समझिए। और अगर आपके मुल्क में इस शो को देखा जा रहा है या फिर यूट्यूब के जरिए लोग बाद में देख लेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोग करते क्या है आरजू, ये चूरन बेचते हैं। हिंदुस्तान के नाम पर चूरन बेचो, हिंदुस्तान का ये कर दिया, कर कुछ नहीं पाते हैं, ऑपरेशन सिंदूर में ये कर दिया, उखड़ा कुछ नहीं, उल्टे अभी तक इनके जो हवाई पट्टियां हैं एयरफोर्स बेस की, वो ढंग से मरम्मत नहीं हो पाई, जो बड़े बड़े गड्ढे हुए थे। अभी कुछ दिन पहले अमेरिका के विमान के पहुंचने की खबर आई थी, मैं उधर नहीं जा रहा हूं। आरजू, एक बहुत सीरियस चर्चा इस बात को लेकर कि नेपाल में जो हुआ वो क्या पाकिस्तान में हो सकता है। कई लोग उस बात की चर्चा कर रहे हैं। पाकिस्तान में यह भी चर्चा हो रही है कि देखो 2014 से हिंदुस्तान में तो नरेंद्र मोदी हमारे 6 बार पीएम बदल गए, एक को भ्रष्टाचार के मामले में अदालत ने हटा दिया। इरशाद इस पर नहीं बोल रहे हैं, आर्मी ने ये कर दिया, आर्मी ने वो कर दिया, आर्मी ने ये किया नहीं किया, मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन नेताओं पर ये बातचीत नहीं करना चाहते हैं। डॉक्टर इरशाद, चखाया या नहीं चखाया मजा, आप बताइए। वो तो मजा जाकर अपने एयरफोर्स बेस पर देख लीजिए, किसने किसको मजा चखाया है। आरजू को बोलने दीजिए, बोलिए आरजू, ये नेताओं पर क्यों नहीं बातचीत करते हैं? देखिए, ये अगर सेंसिबल तरीके से कंट्री को चला रहे होते, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, तो यकीनन आज पाकिस्तान के हालात कुछ और होते, हमारी इकोनॉमी कुछ बेहतर हो गई होती, दुनिया में कोई इज्जत होती। इस वक्त जो ये कतर पहुंचे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो उसके बारे में भी यही कहा जा रहा है कि शायद फिर उनसे कुछ मांगने के लिए गए हैं या उन्हें कुछ ऑफर करने गए हैं कि जी हमारे पास जो इस्लामिक बॉम्ब हमने बना के रखा है, जो बकौल भुट्टो साहब के कि हम घास खाएंगे और एटम बम बनाएंगे, तो बिल्कुल हो सकता है वही ऑफर करने गए हों या कोई और तरह का पैसा मांगने गए हों, इसलिए कि हमने अपनी पोजीशन खुद ऐसी की है। ये कोई ऐसा नहीं है कि भारत से लोग कह रहे हैं या दुनिया में कहीं और से लोग कह रहे हैं, बल्कि हमारी हालत ऐसी ही है कि अभी हम IMF, कभी वर्ल्ड बैंक और इसी तरीके के यहाँ वहां से पैसा लेके जब मुल्क को चलाया जाएगा तो यही हालात होंगे। इस वक्त भी फ्लड के नाम पे जो डोनेशंस जमा की जा रही हैं सारी दुनिया से, उससे इरशाद साहब के लीडर और दूसरे लीडर्स और यहाँ तक के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के भी कई लोग, कोई कनाडा में प्लॉट ले लेगा, कोई दुबई में फ्लैट खरीद अच्छा लेगा। आरजू, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, मुझे एक चीज बताइए, मुझे आप पाकिस्तान के 1-2 प्रधानमंत्री का ऐसा नाम बता दीजिए जिस पर करप्शन का कोई आरोप ना लगा। कुछ जनरल्स के ऐसे नाम बता दीजिए जिन्होंने अपनी कोठियां ना बनाई हों, और उसकी तुलना भारत से करके। देखें, अभी तक तो शायद ही कोई ऐसा हो, चाहे सच्चे या झूठे, सभी के ऊपर इल्जामात हैं और वो अपने आप को साफ साबित भी नहीं कर पाए। आसिम सलीम बाजवा, जिनको CPC का चेयरमैन बनाया था, वो 100 से ऊपर पिज्जा फ्रेंचाइज बना के निकल गए, क्लीन चिट उनको दे दी गई इमरान खान की तरफ से। और इसी तरीके से चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो जरदारी साहब हो, जरदारी साहब को तो एक जमाने में मिस्टर 10% भी कहा जाता था, और इसी तरीके से नवाज शरीफ साहब के नाम और कईयों के जो है वो आप जानते हैं सभी के नाम पे करप्शन है, सभी के नाम। उसमें यूसुफ रजा गिलानी साहब, जिनका भी आप नाम ले रहे थे, उनकी मिसेस जो है वो टर्की की जो कह लीजिए फर्स्ट लेडी है, उनका नेकलेस लेकर चली गई थी जो उन्होंने फ्लड विक्टिम्स के लिए दिया था। बाद में वो बात खुल गई तो उनसे किसी तरीके से वो निकलवाया गया। तो करप्शन तो हमारे हर लेवल पर है, और कहां तक इरशाद साहब बेचारे डिफेंड करेंगे, इनकी भी मजबूरी है। इनको भी कहा गया होगा कि टिकट दे देंगे। लास्ट टाइम भी ये लाहौर गए थे और इन्होंने टिकट लेने की कोशिश की थी इलेक्शन की, लेकिन मेरा ख्याल है इनको बस का टिकट देकर उन्होंने वापस भेज दिया। अरे इतनी बेइज्जती जो है फिर कोशिश इतनी बेइज्जती टिकट लेने की। अरे डॉक्टर इरशाद, इतनी बेइज्जती, इलेक्शन के टिकट के बदले बस का टिकट दे दिया, और उस बस के टिकट के लिए आप डिफेंड कर। अब मैं उम्मीद करूंगा कि मुझे बोलने देंगे आप। हाँ। मैं बिल्कुल बिल्कुल बड़े आराम और एहतराम के साथ आरजू को मैंने बोलने दिया। आरजू, पहले तो मैं ये बताऊं कि मैं हिंदुस्तान पे बोल रहा था, बीच में पांडे जी बोले, सारे बोले, बहुत सारों को आग मिर्चें लगी मेरी बोलने से। आप मुझे ये बताइए कि हिंदुस्तान में क्या करप्शन नहीं है? क्या उनकी अपोजिशन चीखे नहीं मार रहे? क्या उनके लोग चीखे नहीं मार रहे? क्या हिंदुस्तान में दूसरे को पापी बताने से अपने पाप नहीं नहीं मार रहे? ये पता है। नहीं, लेकिन आरजू, मैं आ रहा हूं। डॉक्टर इरशाद, आप आरजू, लेकिन पाप तो बताइए। अपोजिशन तो ब्लेम करेगा ही करेगा। डॉक्टर इरशाद, मैं आपको बोले दूंगा। डॉक्टर इरशाद, एक चैलेंज आपको देता हूं, आप हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री का नाम बताओ। करप्शन आप भी कर लीजिए कि हमारी इकोनॉमी भी वर्ल्ड नंबर 4 पे पहुंच जाए। अगर इनके करप्शन के बाद इनका ये हाल है, तो ये करप्शन तो हमें भी होनी चाहिए, हमारे पास भी ले आइए करप्शन। आरजू मैं बताता हूँ, अब मैं इसका भी जवाब देता हूँ। देखिए, हिंदुस्तान
कि एक यूपी सूबे जितना हम पूरा पाकिस्तान है। ये बात मानते हैं आप लोग? हम 28 करोड़ हैं, आप 1.5 अरब हैं। देखें एक मुकाबला, लेकिन खुदा की कसम हम चूटी के बराबर और हाथी की सूंड में घुस के मार के आए हाथी को हम ना, हम चूटी के बराबर है। 1.5 अरब और 28 करोड़ का मुकाबला देखे, लेकिन आप जैसे शरपसंद, आरजू जैसे शरपसंद चंद लोग पाकिस्तान को बदनाम करने पे लगे हुए हैं। करते रहिए, आप कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे हमारी इकोनॉमी भी मजबूत है। हमारी इकोनॉमी छोटी सी है, हम नन्हे मुन्ने से हैं हिंदुस्तान के बराबर मुकाबले में, लेकिन खुदा की कसम सर पे चढ़ के बोलते हैं, सर पे चढ़ के मारते हैं, गर्दनें तोड़ते हैं। देखिए यही दिक्कत है। सुनिए इरशाद, यही दिक्कत है। अर्जुन ने क्या कहा पाकिस्तान में जिनको नहीं सुनिए डॉक्टर इरशाद, अर्जुन ने क्या कहा कि अगर आप कह रहे हैं कि भारत में करप्शन है तो भाई वाला करप्शन तुम भी कर लो और पाकिस्तान की इकोनॉमी को 4 नंबर पर पहुंचा दो। आप इस पर बोल नहीं पाए, आप इस पर बोल नहीं पाए और तुलना कहां कर रहे हैं यूपी की। चलिए जरा यूपी और पाकिस्तान की इकोनॉमी की तुलना कर लीजिए। आइए यूपी पर ही मैं बात ये कर देखें, मैं ये कह रहा हूं कि यूपी जितना सूबा है उतना पूरा पाकिस्तान है। आप उल्टा लेते हैं, बात को सुनते नहीं है ना। असल में आपके जहन खराब है, आपकी जहनियत खराब है, फिर वही बात है, सोच खराब है, दूसरे को सुनते नहीं है, दूसरे को नेगेटिव सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते नहीं। क्या बात है? मैंने आरजू का जवाब दिया कि हम 28 करोड़ 1.5 अरब का मुकाबला कर रहे हैं, चूटी के बराबर है, आप हाथी हैं। लेकिन हाथी के देखे, इसको भौंकने को बंद करें यार। ये अगर मेरे साथ बात करनी है मुझे बोलने दे। क्या बात आ गया? जब मैं ये इसलिए इतना मुझे क्यों नहीं बोलने दे रहे आप लोग? माफ कीजिएगा, क्यों नहीं बोलने दे रहे मुझे आप? है कि इसको टिकट चाहिए, ये समझना चाहता है, इसकी ख्वाहिशात है। अब पता चला है ये मेरा पाकिस्तान, मेरी फौज, मेरा आर्मी चीफ। इसलिए तुम कहते हो कि तुम्हें टिकट चाहिए, तुम लालची आदमी हो, तुम पावर हंग्री हो। मुझे मुल्क चाहिए मेरा। ये वास्केट पहन के और ये बैठे हो तुम, ये ठीक है। अब सुनिए बस का पकड़ा दिया। सुनिए, आप जिस यूपी की बातचीत कर रहे हैं ना, अभी तो मोदी की चर्चा हो रही थी। डॉक्टर इरशाद एक होमवर्क आपको देता हूं अगले शो तक के लिए, जब आपसे मुलाकात होगी। अभी तो नरेंद्र मोदी की चर्चा हो रही थी, आप यूपी को लेकर चले आए बीच में। तो भाई यूपी में एक मुख्यमंत्री है, उनका नाम योगी आदित्यनाथ है। जरा जाकर योगी रिएक्शन इन पाकिस्तान जरा डालिएगा यूट्यूब पर, अगर नेट आपके यहां ठीक से चलता हो तो, और देखिएगा कि पाकिस्तान के लोग योगी को लेकर क्या कह रहे हैं। और एक और होमवर्क आपको दे देता हूं, एक स्टेट की तुलना नहीं कर सकते सर आप जो है यूपी की इकोनॉमी हो या फिर यूपी की पर कैपिटा इनकम हो, वो आपकी पाकिस्तान से ज्यादा है। तो आप छोड़ दीजिए, आप चींटी हैं सर, चींटी ही रहेंगे। हाथी जिस दिन उठेगा मसल देगा, इसलिए हाथी पर चढ़िए नहीं, क्योंकि चढ़ेंगे तो एक पैर इधर उधर हुआ आप चले जाएंगे। डंपर ट्रक तो पहले भी कहा गया है, फिर वही डंप ट्रक ही आप साबित होंगे सर। डॉक्टर इरशाद ऑन अ सीरियस नोट, मैं इस शो को खत्म करता हूं ये कहकर कि बहुत सीरियस डिबेट थी, और सीरियस डिबेट ये कि भाई नेपाल से कुछ सीख रहे हैं कि नहीं। लोग कह रहे हैं कि शहबाज मुनीर कुछ सीखो, आप सीखने को तैयार नहीं है, आप चूरन ही बेचते रहे पूरे शो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।